आज हम एक बड़ी खास मेहमान के साथ यहाँ पर हैं। सदफ जाफर, ये लखनऊ में रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स में है। इनका परिवार और पहले से कांग्रेस में रहा हुआ है। लेकिन कांग्रेस में तो बहुत से लोग हैं, मैं उनमें से हर किसी से बात करूं ऐसी कोई वजह नहीं निकलती है। सदफ से बात करने की एक वजह ये निकली कि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, जो पिछले बरस सितंबर में शुरू हुई थी और इस बरस की 30 जनवरी को वो श्रीनगर में खत्म हुई थी। उस यात्रा के दौरान मैं जितने लोगों को भारत जोड़ो के पेज पर देखता था, उसमें सदफ जाफर भी दिखती थी। मुझको बहुत समय तक दिखती रही वो। फिर फेसबुक पर मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया। वो कांग्रेस पार्टी की हैं, कांग्रेस की राजनीति में है, उसकी स्पोक्स पर्सन रही हुई हैं। तो यहाँ की बातें जो मैं उनसे करने जा रहा हूँ, इनको इस संदर्भ में देखना ठीक होगा कि वो कांग्रेस की एक पदाधिकारी की कही हुई बातें हैं। मैं हालांकि कांग्रेस की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति पे बहुत बात करना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा के उनके तजुर्बे को समझना चाह रहा हूं। इस यात्रा की चर्चा बहुत रही। इस यात्रा को लोगों ने ऐतिहासिक महत्व का बताया। मेरे जैसे लोगों ने लिखा कि इस यात्रा ने राहुल गांधी की पर्सनालिटी में बड़ा इजाफा किया है। उनकी राजनीति का समझ, उनकी राजनीतिक साख दोनों को बढ़ाया है, ऐसा मेरा मानना था। मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूं, लेकिन सदफ कांग्रेस पार्टी की हैं। हम उनसे बात करना चाहते हैं कि इस यात्रा का उनका क्या तजुर्बा रहा, उन्होंने क्या देखा। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सदफ, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। हम लोग शुक्रिया। हम लोग इंटरव्यूज का ये सिलसिला चलाते हैं। आपने शायद कुछ लिंक देखे हो, मैंने आपको भेजे थे, हो सकता है समय न भी मिला हो। आज नहीं, सुबह मैं हमारी आज सुबह हमारी पहली मुलाकात टेलीफोन पर हुई। तो ज्यादा वक्त आपको नहीं रहा होगा हमारे काम को देखने का, लेकिन हमारे सवालों से आपको पता लगेगा कि हम कौन हैं, और आपके जवाब से हमारे दर्शकों को पता लगेगा कि आप कौन हैं। बेशक। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई और आप बीच में जी। कहीं आपने ज्वाइन किया, बीच में कहीं आपने छोड़ा। मुझको तजुर्बा इसलिए भी है कि मैं अमेरिका में एक वहाँ के हिंदुस्तानी लोगों ने एक दांडी मार्च 2 ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें गांधी जिस तरह 240 मील चले थे दांडी में 1930 में, तो अमेरिका के इन हिंदुस्तानियों ने 10-12 बरस हो गए वहां दांडी मार्च 2 ऑर्गेनाइज किया था, रिप्लिकेट किया था। और चूंकि वो लोग बिजी प्रोफेशनल्स थे अमेरिका में, तो उन्होंने 25 दिन को समेट कर 15 दिनों में कर दिया था। गांधी 25 दिनों में चले थे, मैं उसको ज्वाइन करने वहां गया था। और 28-29 किलोमीटर हम रोज चलते थे पैदल गांधी के मैसेज को लेके। तो मैंने देखा हुआ है कि कितना तकलीफ देह होता है चलना। शायद आपको भी बहुत किलोमीटर रोज चलना पड़ा होगा पैदल। आप बतलाइए कि आपको कैसे सूझा कि इस यात्रा में आपको जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आपने जहां से शुरुआत करी, मैं भी वहीं से शुरुआत करूंगी कि जब भारत एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था और महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा को आरंभ किया था। तमाम और इवेंट्स जो उन्होंने किए, उसके साथ साथ एक आंदोलन के साथ एक उसकी कड़ी में ही एक दांडी यात्रा भी थी। तो मैं उस दौर में नहीं थी। मेरे पूर्वज थे। मेरे बड़े पापा जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। वो फिरोज गांधी जी के साथ रहे। उनके काफी करीबी थे। मैं उस दौर में नहीं थी, और आज ये दौर फिर से एक ऐसा है देश का जहां पे मुझे लगता है कि देश का संविधान जो है वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे हर किसी के सर पे खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो छोटे एमएसएमईज वाले हों, किसान हो, महिलाएं हो, दलित हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। नफरत के एक बहुत भयानक से काले बादल, एक पर्दे के पीछे जो है वो देश को कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम किया जा रहा है। ऐसे हालात में मैं इतिहास के उस तरफ नहीं खड़ी होना चाहती थी जहां मैं अपने
आगे बच्चों से, आने वाली नस्लों से पता नहीं मैं देख पाऊंगी कि नहीं आगे वाली नस्लों को, लेकिन मैं उनसे ये कहूं कि मैं तटस्थ खड़ी थी। ये दौर तटस्थ खड़े होने का नहीं है। या तो आप संविधान के साथ हैं, या आप संविधान को अपने अहंकार और लालच के तले रौंदने वालों के साथ खड़े हैं। और मैं संविधान के साथ खड़ी थी, इसलिए मेरा यात्रा में जाना जरूरी था। तो इसके लिए तो रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ लगता था कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी, और लोगों को कुछ कुछ अरसा चलने की इजाजत मिलती थी। तो आपको 150 दिन साथ चलने की इजाजत कैसे मिली? इजाजत जैसा कुछ भी नहीं था। राहुल जी कहते हैं कि ये मोहब्बत का सफर था। तो मोहब्बत के सफर में इजाजत कौन किससे लेता है। भारत जोड़ो यात्रा में ये था कि जो भारत यात्री थे, जो राहुल जी के साथ शुरू से चल रहे थे, वो उनके लिए ये था कि थोड़ा कंटेनर्स, ऑल्दो कंटेनर में भी मैं रही कुछ दिन, क्योंकि कुछ लोग जब बाहर रहे तो मैं उनकी जगह रही। वो बेहद तकलीफ दे थे, जिसे कहा जा रहा था 5 स्टार है। वो एक ट्रेन की बर्थ की तरह था, बल्कि और सकरा। और उस पे दुनिया भर का सामान था, उसके साथ हमें चलना था। आ, हम लेकिन घर के, अगर हमें आराम ही चाहिए होता तो हम घर के कंफर्ट से बाहर निकलते ही क्यों। तो हम ये तय करके निकले थे कि हमें चलना भी पड़ेगा, धूप बारिश में भी। और हमें तकलीफ भी होगी, हम हो सकता है एक ही करवट सोए रात को, लेकिन हमें चलना होगा। तो वो उन भारत यात्रियों के लिए कंटेनर्स थे। जो हम लोग इंटरस्टेट यात्री थे, हम लोगों के लिए कैंप 2 था। जो स्टेट यात्री थे उनके लिए कैंप 3 था। तो रहने खाने की व्यवस्था जो थी वो करी गई थी। जो जितना साथ चल सके उसका स्वागत था, उसमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं थी। अच्छा, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी। ठीक। मुझको ऐसा अंदाज था कि लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है वहां साथ चलने के लिए, इसलिए पूछा मैंने आपसे। तो आप नहीं, इतना होता था कि आपके खाने और कंफर्ट का ध्यान रखा जा सके, आपके सोने का ध्यान रखा जा सके। लेकिन कोई भी आके वहां पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकता था, जैसे कि मैंने करवाया। अच्छा, आप कहाँ से चलना शुरू किया आपने यात्रा में साथ, और कहाँ तक चली? मैं महाराष्ट्र हिंगोली से मैंने ज्वाइन किया था, और मैं बागपत हरियाणा तक साथ चली। तो मैंने करीब 5 स्टेट्स को कवर किया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। और औसत कितने किलोमीटर या मील हर दिन चलते थे आप लोग? हम लोग 25 किलोमीटर रोज चलते थे। ऐसा खासा होता है। मैं 28-29 चला हूँ रोज 15 दिन तक, तो मुझको मालूम है कि पैरों का क्या हाल होता है। यानी मेरे तो पैरों में फफोले पड़ जाते थे, फूट जाते थे, फिर चलते रहता था। तो मुश्किल होता है सफर इतना, अगर पहले से प्रैक्टिस ना हो। तो आपने पहले से कुछ प्रैक्टिस की थी चलने की? नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं थी, मॉर्निंग वॉक करते थे। लेकिन 25 किलोमीटर तो कभी नहीं चले थे। हाँ। शुरू में छाले पड़े। पुलिस एट्रॉसिटी मैं झेल चुकी हूँ अपनी अरेस्टिंग के दौरान 2019 में। तो उसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग भी थी मुझे बहुत ज्यादा। दवाएं खा के चल रही थी। लेकिन एक जज्बा होता है आपके नेता के साथ चलने का, एक जज्बा होता है। और शुरू में तो हमें यह था कि हम राहुल जी के साथ चल रहे हैं। लेकिन बाद में आई रियलाइज कि हम राहुल जी के साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि देश की जनता के साथ चल रहे हैं। जी, फिर? हम बातें करते चलते थे लोगों से। राहुल जी बहुत तेज चलते थे, तो या तो हम उनसे बहुत आगे चल निकल जाते थे, पहले निकलते थे, क्योंकि उनकी पेस के साथ हम नहीं चल सकते थे, या हम उनके बहुत पीछे रह जाते थे। हम्म। तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हमारा नेता हमें चलता हुआ देखे, हमारा मकसद ये होता था कि हम रास्ते चलते लोगों से बात कर सके। हम अलग अलग सरकारों, भाजपा शासित सरकारों की राज्यों से भी गुजरे, और हमने उन सरकारों से के राज्यों से भी गुजरे जिन्होंने कांग्रेस से सरकारें छीनी हैं, अपने दांव पेच करके, जैसे कि महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। हम उन राज्यों से भी गुजरे जहां पे कांग्रेस की सरकार है, जैसे कि राजस्थान में। तो जनता से उनका फीडबैक लेना, वो कैसे चाहते हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है। फिर वो इतना अच्छा लगने लगा कि वो थकन लगती ही नहीं थी। शुरू में दर्द था पैरों में, नेचुरल है ये कहना, हम लोग सुपर ह्यूमंस नहीं है। हम्म। तो थक जाते थे, पैरों में छाले निकलते थे, छाले फूट जाते थे। हमारे साथ मेडिकल टीम बहुत अच्छी चल रही थी।
लेकिन उसके बावजूद भी थकन थी। लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, और उनके आंखों में एक उम्मीद की किरण देखते हैं, जो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए देश के मुस्तकबिल की जो एक उम्मीद नजर आती है लोगों की आंखों में, वो देख के थकन दूर हो जाती थी। एक बात बतलाइए, अभी आपने जिक्र किया कि पुलिस एट्रोसिटीज झेली, गिरफ्तारी हुई थी, ये क्या मामला था? सीए एनआरसी का मैं प्रोटेस्ट कर रही थी, और मुझको सड़क से पुलिस ने अरेस्ट किया था 2019 में, 19 दिसंबर को। और मुझे सड़क पे बहुत बुरी तरीके से मारा था। फिर थाने में रख के मुझे महिला पुलिस और उसके बाद में एसएसपी के लेवल पे पुरुषों ने भी मुझे बहुत मारा था, पेट पे लाते मारी थी। और फिर मैंने 20 दिन जेल झेली। और मतलब वो सिलसिला आज भी जारी है पुलिस एट्रोसिटी का। मेरे मकान पे कुर्की है, मेरे ऊपर 40 धाराओं में 4 केसेस हैं। दंगे के लिए मुझे आरोपी बनाया गया और तमाम उस तरह की चीजें की गई। तो इसलिए मेरे लिए और भी जरूरी था भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना, क्योंकि जिस नफरत और के लिए वो देश को बांटना चाहते हैं, हम मोहब्बत से देश के को जोड़ने के लिए निकले थे। एक बात बतलाइए, जब आपने शुरू किया चलना, लोगों से मुलाकात हुई, तो कुछ तो साथ के लोगों से बात होती होगी। 100-200 लोग आप लोग साथ चलते होंगे, जिसमें कुछ मीडिया के होंगे, लेकिन अधिकतर लोग वो होंगे जो वैचारिक रूप से आइडियोलॉजिकली राहुल गांधी के या कांग्रेस के साथ के होंगे। या कुछ एक अपोजिशन पार्टीज और लीडर्स ने भी ज्वाइन किया था बीच बीच में, जो कांग्रेस का साथ देना चाहती थी इस अभियान में। कई पार्टीज ऐसी आई थी, कई नेता ऐसे आए थे। आप लोग जब दिन खत्म होने के बाद अगली सुबह तक के लिए बैठते होंगे, कुछ घंटे आपस में बात करते होंगे, किन मुद्दों पर बात होती थी? हम लोग दिन भर का फीडबैक साझा करते थे। कि जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते थे हमारे साथ, जो हम अपने नेताओं के साथ साझा करते थे। एक उसमें से जो बहुत दिल छूने वाला है वो आपको बताती हूँ, कि हमारे साथ एक लड़का चल रहा था तमिलनाडु से, देवा। तो देवा के पैर, वो यूथ कांग्रेस की बस में सोता था, बस प्रोवाइडेड थी यूथ कांग्रेस के लड़कों को, और उसी में रहता था। तो चलते चलते उसने कहा कि एक दिन मैं मेरे पैरों में, जैसे मैंने बताया एट्रोसिटी की वजह से मैं थोड़ा धीरे चलती हूँ, तो वो मेरे साथ लंगड़ाता हुआ चल रहा था। तो मैंने कहा पैर में क्या हुआ? बोला दीदी मेरे पैर में छाले पक गए हैं। हम कोटा में थे उस वक्त। तो जिस रास्ते से राहुल जी निकलते थे, वहां सारी दुकानें उनकी सिक्योरिटी की वजह से बंद कर दी जाती थी, सिवाय मेडिकल स्टोर्स के। तो हम एक मेडिकल स्टोर में गए और मैंने उसका जूता उतरवाया और सॉक्स, और मैंने देखा उसका पैर बुरी तरीके से सड़ चुका था, एकदम तकलीफ में था वो। तो जो केमिस्ट था उसने फौरन उसके पैर की मरहम पट्टी करी और उसको एक टेटनेस का इंजेक्शन लगाया। तो जब हम पैसे देने लगे तो वो केमिस्ट रोने लगा। कहा कि आप लोग देश को बचाने के लिए तीर्थ पे निकले हैं, और मेरे पुण्य को कम मत करिए पैसे देकर। मैं बच्चों को पाल रहा हूँ अपने, मैं दुकान बंद करके साथ नहीं चल सकता। लेकिन आप जो करने निकले हैं बहुत बड़ी सैक्रिफाइस है, और आप मुझसे वो सैक्रिफाइस मत छीनिए। तो ऐसे तमाम लोग थे। एक बूढ़ी माई दिखी जो विदर्भ में कपास की माला लिए कांपते हाथों से राहुल गांधी जी का इंतजार कर रही थी। उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो कर्जा नहीं उतार पाए थे, और अपने ही खेत में लड़ फांसी लगा ली थी। तो इतने ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं हमारे इस यात्रा के। हमने जो लोगों से, आम जन से सीखा है, आम जन से बातें करी हैं, उनके दुख सुख साझा किए हैं, उनके रोजमर्रा के जो स्ट्रगल्स, जो उनके संघर्ष है उसको साझा किया है। हम रात को रोज बैठ के वही बातें करते थे। और बहुत, ये संघर्ष, ये यात्रा कितनी जरूरी थी। शुरू में जब हम, जैसे मैंने कहा, शुरू में जब हम चले तो हम कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हमारा नेता हमें देखे कि हम चल रहे हैं। उसके बाद एक दो दिन के अंदर ही हमने रियलाइज किया कि ये कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी के लिए यह यात्रा नहीं है। ये यात्रा आम जन की यात्रा है, उनकी दिल की सुनने की यात्रा है,
उनसे कनेक्ट करने की यात्रा है, क्योंकि अब कोई उनकी सुनता नहीं है। हम्म। ये जो आपने कहा ना कि केमिस्ट ने दवाई का पैसा नहीं लिया, ऐसा एक तजुर्बा मेरे साथ भी हुआ। हम लोग हिंदुस्तान से एक पीस कारवां लेकर, शांति कारवां लेकर फिलिस्तीन गए थे, फिलिस्तीनियों की मदद के लिए और इजराइल का विरोध करने के लिए। उसमें मैं भी था। और हम लोग सड़क के रास्ते गए थे, कई देश पार करके, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, लेबनान, ऐसा पार करके गए थे। मुझको याद है कि सीरिया में जब हम लोग थे तो वहां के टेलीविजन पर हम लोगों के बारे में कोई रिपोर्ट आई थी कि ऐसा एक पीस कारवां हिंदुस्तान से रवाना होकर फिलिस्तीन जा रहा है। और मुझको सीरिया में कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ी, तो मैं एक मेडिकल स्टोर गया, मैंने वहाँ दवाइयाँ मांगी। तो जाहिर तौर पर मैं बाहरी था, सीरियन तो दिख नहीं रहा था, और जुबान भी मेरी वहाँ की नहीं थी, वो भी अंग्रेजी नहीं बोलते थे। किसी तरह से समझा के मैंने दवाई ली। तो उसने पैसा मुझसे नहीं लिया, उसने कहा कि आप फिलिस्तीन जा रहे हैं। उसने मेरे स्कार्फ जो हम टांगे रहते थे फिलिस्तीन वाला, उसको देख के कहा कि आपसे हम पैसा नहीं ले सकते। तो उन लोगों ने इस तरह से ट्रीट किया कि जैसे हम लोग कोई तीर्थ यात्री हैं। तो मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूं, आप जो कह रही हैं ये मेरा भी भुगता हुआ है ऐसा। मैं मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिन राज्यों से आप लोग निकले थे, उनमें से कम दो तो मुझको तुरंत ऐसे याद पड़ रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, जहां 6 महीने बाद चुनाव हैं। हालांकि आप लोग कोई चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं निकले थे, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये यात्रा जो हुई है, इन राज्यों से जो गुजरी है, जितने भी हिस्सों से, क्या इसमें चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होगा? देखिए, हमारी नीतियां क्या होती हैं, हमारा मैनिफेस्टो क्या होता है, वो हमारा जनता के ऊपर थोपा हुआ एम्बिशियस प्लान नहीं हो सकता है, या एक सूडो नेशनलिज्म, जैसे कि कहा जाता है कि हम ये फला धारा हटा देंगे, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे। क्या जनता से पूछा जाता है कि तुम्हें फर्क पड़ता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का या नहीं? जनता को तो अपनी शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, दवाई, पढ़ाई, मकान, नौकरी, ये चाहिए। जनता चाहती है कि हमारी बेटी अगर सुबह जाए तो सुरक्षित लौट के आए। ये हमारा जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये जनता की प्रायोरिटी। जी। तो आप भारत जोड़ो यात्रा में साथ चलते हैं, तो आप राहुल गांधी जी से चल नहीं रहे थे, वो लोकल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे नेताओं से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, संगठनात्मक तौर पे मजबूत करते चल रहे थे। दूसरी के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग साथ चल रहे थे, जो लगातार राहुल गांधी जी को बता रहे थे कि क्या जरूरतें हैं। वो कभी जाकर लोगों से मिल रहे थे, कभी जाकर वो उनकी फैक्ट्रीज में जाके मिलते थे, कभी डेली वेजर्स से मिलते थे, कभी मजदूरों से, कभी किसानों से, कभी खेलने वाले खिलाड़ियों से, कभी महिलाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर मिल रहे थे। तो जब आप मिलते हैं, इसी से आपकी नीतियां तय होती हैं। आपने राहुल गांधी को लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए कितना देखा सुना? वो लगातार यही तो कर रहे थे। नहीं, आपको उसमें से कितना हिस्सा देखने सुनने मिला रूबरू? देखिए, रूबरू का ये है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो हम सुबह 6:30 बजे निकल जाते थे, राहुल जी जो थे वो 6:45 बजे निकलते थे, और 6:45 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो लगातार जितनी देर चलते थे वो लोगों से ही बात करते थे। तो उनके साथ उनकी बातें सुनने का हम लोगों को ना कोई हक था, क्योंकि भाई हो सकता है मेरी ही शिकायत कोई कर रहा हो। तो ये कांग्रेस के नेताओं के मार्च नहीं था। हम्म। इसमें कांग्रेस के, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, जमीन पे चलने वाला बिल्कुल मामूली, हम्म। में हक नहीं है कि जनता और राहुल गांधी जी के बीच में हम खड़े होके हम यहाँ तक कि सुने, मीडिएट करना तो बहुत दूर की बात है। हम्म। तो राहुल गांधी जी का डायरेक्ट संवाद जनता से हो रहा था।
लोग भीड़ में दौड़ के आ जाते थे, वो देखते थे किसी को कि कोई किनारे खड़ा हाथ हिला रहा है, कोई बच्चा है। कोटा में मुझे एक बहुत प्यारा सा बच्चा मिला जो ब्लैक बेल्ट था, हम्म। और जैसे ही राहुल गांधी जी ने उसको देखा कि वो गाड़ी की छत पे खड़ा है, उसको बुला लिया, कहा एक किक करके दिखाओ, कैसे करोगे तुम। हम्म। फिर एक टॉफी निकाल के उसको दी, वो लड़का नाच रहा था कि मुझे ये टॉफी दी है, मैं ये टॉफी कभी खाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा सबको कि मुझे राहुल गांधी ने दी है। हम्म। तो वो जो जनता का कनेक्ट था, उसके बीच में कोई भी राहुल गांधी और जनता के बीच में नहीं था। ये सबसे खूबसूरत बात थी इस यात्रा की। और इसीलिए हम चुनाव को लेके बहुत आश्वस्त हैं, क्योंकि चुनाव क्या होता है, चुनाव जनता उस नेता को चुनना चाहती है जो जनता की सुने, जिसके मैनिफेस्टो में जनता की बात हो। हम्म। एक तरफ जय बजरंग बली का उद्घोष हो रहा था, लेकिन बजरंग बली की जो एक्चुअली बजरंग बली ने कभी, मुझे नहीं लगता कि जब पहलवान अखाड़े में कूदते थे तो चाहे वो याली कह के कूदे चाहे जय बजरंग बली कह के कूदे, बजरंग बली बराबरी से दोनों का साथ देते हैं। तो जिसका भगवान भेद नहीं करता है, उसको कोई और कैसे उसका भेद कर सकता है। तो राहुल गांधी जी जो है वो जनता की बात करते हैं, कांग्रेस की नीतियां जो है वो जनता की हैं। हम चाहते हैं कि जो सही हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाए, जो सही नीतियां हैं वो बनाई जाए। महिलाएं जो घर से निकलती हैं, कैसे वो बच्चियां स्कूल कॉलेज जा रही हैं, उनके लिए वो रोज का 10 रुपए जो है वो 300 रुपए महीना जुड़ के जब आता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जा सके उन्हें, ये छोटे छोटे खर्चे हम जी। फ्री रेवड़ी ना बांट के उनको आसानियां दे सके, उनको हम मनरेगा के दिन बढ़ा सके, एक सिक्योरिटी दे सके। जी। सारी चीजों से ही चुनाव जीता जाता है और जीता जाना चाहिए। मैं ये समझना चाहता हूं, जो आपने अभी कहा है उससे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो पहले से बहुत तय किया हुआ या ढाला हुआ या स्टेज मैनेज्ड नहीं रहता था, और वो स्पॉन्टेनियस या अनायास जो हो जाता है, लोग मिलते हैं, उस किस्म का रहता था, ऐसा आपकी बात से लगता है। मैंने खुद तो नहीं देखा है। तो क्या वो इसी किस्म का था, जो अनायास सामने आ जाए, जो अनायास मिल जाए, उसी से बात हो जाए? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा था उसमें दो तीन चीजें थी। एक तो ये था कि सिविल सोसाइटी के लोगों को तय किया गया था कि अलग अलग, जैसे कि कहीं पर वो आदिवासी समाज से बात कराएंगे, कहीं महिला पंचों से बात कराएंगे। तो कुछ तो उस तरीके का इंटरेक्शन था। कुछ जो था वो राज्य के चलने वाले जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनसे इंटरेक्शन था। और कुछ इंटरेक्शन स्पॉन्टेनियस था, जो राह में चलते हुए लोग जब उनको मिल जाते थे तो वो उनको आवाज देके बुला लेते थे अपने पास और बात करते थे। हम्म। तो ये तीन तरह से चल रहा था। हम्म। जहां तक राहुल गांधी जी का अनायास जाके बात करने का तरीका है, वो हम्म। कभी स्टेज मैनेज नहीं होता। कभी आप नहीं देखेंगे कि स्पॉटलाइट उनके चेहरे पर हो, हम्म। कोई बच्चा एकदम साफ सुथरा सा उनके पास लाया जाए और वो उससे बात करे या कान खींचे। हम्म। राहुल गांधी जी हमेशा स्पॉन्टेनियस रहे हैं। चाहे वो उनके इंटरव्यूज हो, हम्म। चाहे वो उनके अनौपचारिक इंटरव्यूज हो जो उन्होंने लगातार दिए हैं, हाँ। चाहे ट्रक चलाने वालों के साथ भारत और अमेरिका में अभी जो आपने देखा होगा वो एक संवाद हो, हम्म। वो तयशुदा तरीके से काम नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि राह चलते हुए मजदूर कोरोना काल में अपने घर लौट रहे हैं और वो तकलीफ में है, तो घर से निकल के उनके साथ बैठ जाएंगे। वो कर्नाटक के बैठे हुए आए हुए जो तमिलनाडु से आए हुए जंतर मंतर पे किसान हैं, उनको देखेंगे कि वो मुंह में चूहा लिए हुए, सांप लिए हुए अगर बैठे हुए हैं, वो किस तकलीफ और मानसिक प्रताड़ना से, आर्थिक तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो घर से निकल के उनके साथ चले जाएंगे। तो वो तयशुदा तरीके से, यही एक खूबसूरती है शायद इस परिवार की, कि वो तयशुदा तरीके से काम नहीं करता है, वो स्टेज मैनेज तरीके से काम नहीं करता है, वो जो करता है दिल से करता है। ये बतलाइए, रोज शाम रात जब आप लोग रुकते थे उस वक्त राहुल गांधी की कितने लोगों से बात मुलाकात होती थी? क्या वो करीब करीब सब लोगों के सामने एक बार चले जाते थे, कि चुनिंदा लोग उनसे बात कर पाते थे? क्या रहता था रूटीन? देखिए, राहुल गांधी जी का शुरू में तो ये होता था कि वो साथ में डिनर करते थे।
लेकिन जब हम मध्य प्रदेश में एंटर करने लगे तो एक चिट्ठी आई जिसमें कहा गया कि बम से उड़ा देंगे, और और ये सारी जो तमाम चीजें थी। तो हम लोग कैंप 2 में हम लोगों का एक जॉइंट वो था कि राहुल जी हम लोग के साथ कम से कम निकल के बाहर बैठे, क्योंकि आना जाना आप बहुत ज्यादा नहीं तय कर पाते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके बावजूद विधायकों से मिलना, लोकल पंचों से मिलना, महिलाओं से मिलना, और जो सुबह से 25-30 किलोमीटर चला हो, हम लोग 10 बजे पहुंच जाते थे अपने कैंप में सुबह से चल के। फिर 10 बजे से लेके 4 बजे तक हम लोग सब आराम करते थे, लेकिन राहुल गांधी जी आराम नहीं करते थे। जी। उस टाइम वो लोगों से इंटरैक्ट करते थे। जी। तो एक शख्स जो सुबह से लेके रात तक चल रहा है, बोल रहा है, लोगों की सुन रहा है, वो 8 बजे के बाद वो भी एक इंसान है, एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ। तो इसलिए वो चंद लोगों से बात करते थे, और जिसको मिलना होता था वो अगले दिन फिर जाके मिल सकता था। तो आप लोग किसी को रिक्वेस्ट करते थे कि हमको उनसे बात करना है, 2 मिनट कल हमको समय दिलवा दीजिए, और बारी बारी से वक्त मिल जाता था? हाँ, हमें बात करनी होती थी, क्योंकि हम लोग पार्टी का हिस्सा हैं। हाँ। तो ऐसा ना हो कि हम मोनोपोलाइज करें राहुल गांधी जी की चारों तरफ घूमने के लिए, हम दिखाई दें, हाँ। ऐसा ना हो। हाँ। इसलिए हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। जी। लेकिन आम जनता को किसी से नहीं पूछना पड़ता था। लेकिन हमें तो डेफिनेटली हमें अपना डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए। हम्म। वरना फिर ये होगा कि वो कांग्रेसियों के साथ ही अगर चल रहे हैं और कांग्रेसियों से ही बात कर रहे हैं, तो फिर एआईसीसी में ही बैठ के करें, भारत यात्रा का कोई मकसद नहीं रहता। इसलिए डेफिनेटली हमें बात करनी पड़ती थी, हमें पूछना पड़ता था कि क्या मुझे ये बात करनी है, क्या मैं चल लूं। हम्म। और हमें कभी मना नहीं किया गया। जब अगर बात जेन्युइन होती थी तो दोबारा चलने के लिए, तिबारा चलने के लिए, मैं 3 बार चलने का मुझे सौभाग्य मिला, और मुझे कभी मना नहीं किया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने इस यात्रा को शुरू करने के पहले क्या रोज कुछ चलने की प्रैक्टिस की थी पहले? कुछ ऐसा पता है आपको? राहुल जी इज अ वेरी, जिसे कहते हैं, फिजिकली फिट आदमी है माशाल्लाह। और वो बहुत मतलब एक्सरसाइज करते हैं, चलते फिरते हैं, और वो साइकिलिंग, दौड़ने में बहुत मतलब रनिंग करते हैं। तो वो फिजिकली फिट हैं बहुत ज्यादा। अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर वो बहुत पर्टिकुलर हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता उनको बहुत तकलीफ बाद में हुई, लेकिन शुरू में उनको बहुत तकलीफ थी। पैरों में उनके भी दर्द था, घुटने में भी दर्द था। लेकिन बहुत खूबसूरत बात उन्होंने राजस्थान में कही, जब मंच से जब हम लोग राजस्थान में दाखिल हुए, तो उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ, और वो तपस्वियों का राज्य है। तप जगह जगह पे जो है वो महादेव जी की जो है वो वहाँ की तपोभूमि है, और ज्योतिर्लिंग है वहां पे। और मैं उन तमाम तपस्वियों के राज्य से होते हुए राजस्थान में दाखिल हुआ हूँ। और जब मैंने हाथ मिलाया लोगों से, तो मैंने ये रियलाइज किया कि वो जो किसान जिसके हाथ इतने सख्त हो चुके हैं, वो मजदूर जिसने हथौड़े चला चला के मेहनत कर करके जिसके हाथ फट गए हैं जगह जगह से, उसके हाथों पे भी वो तपस्या की लकीरें हैं। और जब हम तपस्या करते हैं तो हम एक वरदान चाहते हैं, एक उम्मीद, एक आस लेके तपस्या करते हैं, एक लक्ष्य रख के सामने तपस्या करते हैं। और मजदूर जब घर से निकलता है, किसान जब घर से निकलता है, स्टूडेंट जब बस्ता लेके स्कूल के लिए घर से निकलता है, उसके आगे भी लक्ष्य होता है। लेकिन ये सरकारें जो हैं उस लक्ष्य प्राप्ति के बीच में रोड़ा बनी हुई हैं। तो वो शख्स अपने दर्द की बात क्या करे, जो रोज सैकड़ों लोगों का दर्द महसूस करता हो, उनकी हथेलियों से छूते हुए उसके दिल तक वो दर्द उतरता हो। तो राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं अपने आप को किनारे रख दिया था, अपनी तकलीफ को। जिस तरह की ट्रोलिंग भाजपा का आईटी सेल करता है, यहाँ तक कि उनके बड़े पदाधिकारी, नेता, मिनिस्टर करते हैं, वो सारी चीजों को दरकिनार करके राहुल गांधी जी सड़क पे उतरे थे लोगों से बात करने, उनका दुख साझा करने। क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे अपने बारे में बात करने से तो बहुत कर ही रहे हैं मोदी जी माशाल्लाह, सिवाय अपने और किसकी बात करते ही हैं। एक मेरी उत्सुकता है, हो सकता है आपके पास वो जानकारी हो कि ये भारत जोड़ो यात्रा, ये सोच थी किसकी कि ऐसी यात्रा निकालनी चाहिए?
जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, तो सोनिया जी ने ये बात कही थी कि हम जनता की कोई बात सुनने वाला नहीं है। और जब हम भारत जोड़ो यात्रा के लिए उतरेंगे तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे चीफ मिनिस्टर्स, जिनसे मिलना इतना मुश्किल होता है आम लोगों का, वो सब जनता के बीच जाएंगे। तो ये यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा नहीं थी, ये हर कांग्रेस कार्यकर्ता की यात्रा थी, जो जिसको कनेक्ट बनाना बेहद जरूरी था जनता से। क्योंकि एक नाउमीदी छाने लगी थी कि अब हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। मन की बात हो जाती है, कई करोड़ रुपए का एक एक टेलीकास्ट हो जाता है कार्यक्रम, और खत्म हो जाती है बात। लेकिन क्या बीत रही है आम इंसान के ऊपर, आम महिला कैसे अपने घर का बजट चला रही है, स्टूडेंट जो मेहनत करके पढ़ता है, जब उसके पेपर आउट हो जा रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, खिलाड़ी खेल रहे हैं लेकिन उनको यौन उत्पीड़न से लेकर तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, फिटनेस के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिनको सुनने के लिए जनता के बीच जाना जरूरी था। सदफ, मुझको एक बात बताइए, आप लोग जहां से निकलते थे, वहां पहुंचने वाले हैं, यहाँ कल सुबह यहाँ से निकलेंगे, आज शाम यहाँ पहुंचे हैं, लोकल मीडिया जो है उसका क्या रुख रहता था? कभी आप लोग देख पाए, कोई लोकल टीवी चैनल या लोकल अखबार देख पाए कि मीडिया का क्या रुख रहा भारत जोड़ो के लिए? देखिए, मीडिया में जो छोटे इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो एक एक आईडी लेके एक एक पत्रकार हैं, उन्होंने तो इसको बहुत अच्छे से कवर किया। नेशनल मीडिया या कहा जाए नोएडा का मीडिया, वो तो उसकी तो मतलब अब राहुल जी भी कहते हैं कि मुझे अब आप लोगों पे तरस आता है, नाराजगी नहीं है, क्योंकि आपके मालिकों के गले में इस कदर कसा हुआ फंदा है कि वो उनका जितना गला टाइट किया जाएगा उतना वो आपका करेंगे। लेकिन जो लोकल मीडिया था उसने सपोर्ट किया, जो छोटे छोटे चैनल्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया, रीजनल चैनल्स ने सपोर्ट किया। एंड नेचुरल है कि जहां पे आपकी सरकारें थी उन सरकारों उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये था। ये बतलाइए मुझको कि जो लोग आते थे इस यात्रा को देखने के लिए, सड़क किनारे मुझको लोग दिखते थे, लोग हाथ मिलाते थे, हाथ हिलाते थे, वो किस उम्मीद से आते थे, क्या सोचकर आते थे? एक तो नॉवेल्टी फैक्टर रहता है कि कोई यहाँ से गुजर रहे हैं तो चलो मिल लो, देख लो, एक नॉवेल्टी फैक्टर रहता है। उस हिसाब से आते थे कि लोग जेन्युइनली जुड़े हुए थे राहुल गांधी से, उनके लिए मन में हमदर्दी थी या इज्जत थी तो आते थे? ये लोग किस तरह से आते थे, कैसे लोग ज्यादा रहते थे? देखिए, हम लोग सुबह निकलते थे करीब 5:45 बजे, सवा सवा 6 बजे, सवा 6 के आसपास हम लोग निकलते थे। सवा 6, 6:30 बजे से लोग सड़कों पे खड़े होते थे, नन्हे नन्हे बच्चे लेके, और बाद में तो सर्दी होने लगी थी, छोटे छोटे सर्दी में बच्चों को लेके खड़े रहते थे, बूढ़े लोग खड़े रहते थे। ज्यादातर लोग, मुझे लगता है कि जो आ रहे थे वो अपनी बात कहने आ रहे थे। आ, बहुत सारे ऐसे राजनेता आते हैं निकल जाते हैं, उनको देखने के लिए लोग नहीं निकलते हैं। जी। यहाँ पे लोगों को लग रहा था कोई ऐसा आ रहा है जो हमारी बात कर रहा है, जो हमसे बात करना चाहता है, जो अपनी कम कहना चाहता है, हमारी सुनना ज्यादा चाहता है। हम्म। वो बताना चाह रहे थे कि हम कैसे हमारे बेटे ने खेत में, अपने ही खेत में फांसी लगा ली। वो हम्म। बताना चाह रहे थे कि कैसे उनको उनका मेहनताना ठीक से नहीं मिल रहा है। वो बताना चाह रहे थे कि जब हम चले कोरोना में तो क्या हुआ, हमारी जब कारखाने बंद हो गए तो हमें क्या तकलीफें हुई, क्यों हमने अपने बच्चों की पढ़ाई रोक ली कोरोना काल में और आज तक नहीं पढ़ा पाए। हम्म। तो एक कनेक्ट राहुल गांधी जी से था, उन्हें पता था कोई एक ऐसा यहाँ से गुजर रहा है या गुजरने वाला है जो हमारी सुनेगा, हम्म। जिसके जरिए हम अपने नेताओं को बता सकेंगे कि हम क्या चाहते हैं। हम्म। जो, अगर आपने कर्नाटक का मैनिफेस्टो देखा होगा और कर्नाटक में सरकार बनने के बाद जो लगातार चेंजेस आ रहे हैं वो आप देखेंगे अगर, तो हम्म। आप देखेंगे कि वो सारे जो चीजें हैं वो
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी से और वहां के लोकल नेताओं से लोगों ने कही थी। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। अशोक गहलोत जी से मैंने कहा कि राजस्थान में सर मैं तो आपकी शिकायत ढूंढती हुई चल रही हूँ कि कोई मुझसे आपकी शिकायत करे हम्म, तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि तारीफ तो सबको ही करता है। मैं चाहती हूँ कि कोई अभी एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन से पहले मैं एक्टिविस्ट हूँ, हम्म, तो मैं चाहती थी कि कोई शिकायत करे आपकी। हम्म, तो कहने लगे कुछ मिला, तो मैंने कहा अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा तो सर मैं आपको बताऊंगी जरूर। हम्म, तो जब हम लोग दाखिल होने लगे अलवर के आगे, हम्म, तो वहां पे संविदा पे हमारे बहुत सारे सफाई कर्मचारी महिलाएं मिली। हम्म, तो महिलाओं ने कहा कि हमको संविदा पे हैं हम, और हमको पेरोल पे ले आए। हम्म, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाना दुश्वार हो रहा है। हम्म, शाम को मैं गहलोत जी से मिली जब यात्रा समाप्त होने के बाद, तो मैंने कहा उनको कि सर ये एक फीडबैक मुझे मिला है। हम्म, जब इस बार का बजट आया है राज्य का, तो हम्म, 31,000 लोगों को जो है वो पेरोल पे कर लिया गया। बहुत अच्छा। तो ये जो बातें हैं, ये मेरे कहने पे उन्होंने नहीं किया होगा गहलोत जी ने, ये मुझे यकीन है। हम्म, उनको ये तमाम ऐसे लोगों ने फीडबैक दिया होगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का मकसद ही यही था कि हम जनता से कनेक्ट कर सके। हम्म, अगर सरकारों का फायदा क्या, अगर हमारा आखिरी आदमी परेशान है कतार में खड़ा हुआ, हम्म, तो फ्री का राशन नहीं चाहिए लोगों को, हम्म, सम्मान की रोटी चाहिए जो वो मेहनत करके कमाए। हम्म। एक चीज ये बतलाइए कि ये यात्रा जो है इसने तो कुछ स्टेट्स को कवर किया है, शायद 1.5 दर्जन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बहुत सी स्टेट्स बाकी हैं जहां ये यात्रा नहीं गई है। ये साउथ से नॉर्थ गई है ये यात्रा, लेकिन वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट नहीं गई है ये यात्रा। आपको क्या लगता है कि इसका एक दूसरा संस्करण, सेकेंड एडिशन, इसका पार्ट 2, सीक्वल, इसका जैसे फिल्मों के सीक्वल बनते हैं, तो क्या भारत जोड़ो यात्रा के एक सीक्वल की गुंजाइश है और क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल पाइपलाइन में है, हम्म, और इसकी प्लानिंग भी चल रही है। हम्म, हो सकता है कि जल्दी अनाउंस भी किया जा सके। हम्म, तो बिल्कुल देखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा जनता से उनकी बात कही सुनी जा सके, समझी जा सके, हमारी नीतियों में उतारी जा सके, हम्म, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इसको लेके बहुत ओपन है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जो है वो लॉन्च हो। यानी मैंने अपने एडिटोरियल्स में भी लिखा था कि इसका एक लॉजिकल एक्सटेंशन होना चाहिए इस यात्रा का, क्योंकि इसको लेके क्यूरियासिटी बहुत है लोग। मैं तो खुद ऐसा मानता हूं कि इसने राहुल गांधी की पर्सनालिटी बदली होगी। इतना बड़ा तजुर्बा, इतना बड़ा एक्सपोजर, इतने लोगों से मिलना और एक डिसिप्लिन्ड तरीके से लोगों के बीच चलना, ये किसी भी लीडर को बदल सकता है। हमने देखा है गांधी से लेके चंद्रशेखर तक और कुछ दूसरे लीडर्स हैं जो अपने अपने वक्त पर पैदल चले हैं ऐसा, और उनकी जिंदगी में बहुत कुछ तजुर्बा ऐड होता है उससे। तो आपको क्या लगता है, ऐसी कोई दूसरी यात्रा होगी और आप उस वक्त अच्छी सेहत में रहीं तो आप आगे भी जाना चाहेंगी क्या उसमें? देखिए, दो तरफा चीजें हैं। एक तो ये है कि राहुल गांधी जी हमेशा से ऐसे ही थे, हम्म, जनता को चाहने वाले, जनता की सुनने वाले, उनको समझने वाले, और उन्होंने गाहे बगाहे अक्सर जनता के बीच जाकर उन्होंने जो है वो जनता की सुनी है। हम्म, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है, भट्टा परसौल के टाइम से लेके तमाम ऐसी ओकेजन्स रहे हैं जब वो जनता के बीच डायरेक्टली गए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में जितना जनता को उन्होंने जाना जगह जगह पे, और वो पहले ही बहुत कुछ घूमे हुए थे, उतना ही जनता ने उनको भी जाना। हम्म, कि जो उनके बारे में कहा जाता था कि वो तो मुंह में चांदी का चम्मच लेके उतरे हैं, वो तो चलेंगे नहीं, वो तो करेंगे नहीं, वो तो हो ही नहीं पाएगा, वो तमाम भ्रांतियां जनता के बीच में भी जाने से उनके बारे में भी खत्म हुई। हम्म, लेकिन मकसद फिर वही मैं कहूंगी कि ये ना पार्टी का ये मकसद था, ना राहुल गांधी जी का ये मकसद था। वो बेसिकली लोगों के बीच जाके कहना चाहते थे कि हम हैं, हम हैं, कोई है जो तुम्हारी सुन रहा है। हम्म।
डेफिनेटली दोबारा जब भी ये यात्रा आई, अगर दोबारा भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है तो अ, मैं उसका हिस्सा बनना चाहूंगी और मैं जरूर बनूंगी। अ, और मुझे अपने देश, अपने संविधान, अपने नेता के साथ अगर चंद कदम चलने का सौभाग्य मिलेगा तो मैं ऐसा मौका अपनी जिंदगी में नहीं जाने दूंगी। और मुझे लगता है हर नागरिक को चंद कदम चल के इस यात्रा में देखना चाहिए कि क्या है हिंदुस्तान। एक बात मुझको ये बतलाइए, बहुत से लोग इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि राहुल गांधी की ये यात्रा, उनकी पॉलिटिक्स, इनका क्या रिश्ता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी एक किसी एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त यात्रा चल रही थी उस वक्त गुजरात और हिमाचल में इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने इलेक्शंस में दिलचस्पी नहीं ली। वो बहुत केवल नाम के लिए गुजरात इलेक्शन में कैंपेन करने गए थे शायद, और हिमाचल गए भी नहीं थे वो। तो आपको क्या लगता है कि एक पॉलिटिशियन का, एक किसी सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम करना ये काफी है, या ये कुछ कमी है इसमें, और एक पॉलिटिशियन को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हमेशा ही ऊपर रखना चाहिए? क्या लगता है आपको? आप इलेक्शन जीत जाते हैं, हमने कई इलेक्शन जीते, और वो इलेक्शन जीतने के बाद हमारी सरकारों को गिरा दिया गया। जी। हम एथिकली, डेमोक्रेटिकली, पूरी ईमानदारी से वो इलेक्शन जीते थे। और ये एक दो इंस्टेंसेस नहीं है, ऐसे तमाम इंस्टेंसेस मैं गिना दूंगी। हम्म। राहुल गांधी जी से जब ये सवाल पूछा गया था कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने कहा कि जब देश की आत्मा, देश की रीढ़ के ऊपर वार हो रहा हो, हम्म। तो इस वक्त सरकार में आना, उसको बचाने से ज्यादा जरूरी है देश की आत्मा को बचाना। हम्म। लोगों को बताना जरूरी है कि जो नफरत का काला बादल बढ़ाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसकी आड़ में आखिर ये मोदी सरकार और उनकी राज्य में जो डबल इंजन की सरकारें हैं वो आखिर कर क्या रही हैं। हम्म। अगर लोगों की हम सुनेंगे नहीं, उनकी जानेंगे नहीं, देश को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, बढ़कर किसी के दुखते दिल पर हाथ नहीं रखेंगे, जी। तो आप जीतेंगे। जीत तो रही है भाजपा, लगातार जीत रही है, तो हम परेशान क्यों हैं? हम भाजपा के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? हम्म। भाई जीत रही है, वहां ताकत है, वहां पैसा है, वहां पे दुनिया के सारी ऐशो आराम है, तो हम भाजपा के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आप भाजपा के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? आज आप एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, आपके संघर्ष अलग होंगे, लेकिन अगर आप भाजपा का गुणगान कर रहे होते तो आपके संघर्ष में कुछ कमी आ जाती। आप क्यों वहां नहीं खड़े? हम्म। आपने कठिन रास्ता क्यों चुना है? क्योंकि जीत का मतलब सिर्फ इलेक्टोरल जीत, सत्ता, ताकत, पैसा नहीं है। हम्म। वो डेफिनेटली मदद करता है, हम्म। लेकिन अगर देश की आत्मा ही नफरत के काले बादल में उलझ गई है, हम्म। देश अगर बीमार है, हम्म। तो उसको जीत कर आप कब तक रख पाएंगे अपने पास? उसको फिर गिरा दिया जाएगा। यानी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जो चुनाव हुए उसको राहुल गांधी इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते थे कि यात्रा को छोड़ के उन चुनावों में चले जाएं पूरे तरह से? नहीं, क्यों? हिमाचल में हमने सरकार में आए हम, हाँ। तो भाई अगर 1:2 का अगर रेशियो रखा जाए, हाँ। तो हमने हिमाचल में हमने जीत दर्ज कराई। हाँ। और हिमाचल में जीत दर्ज कराने के बाद हम वो तमाम जो हमारे मुद्दे थे हम उससे हटे नहीं। हम्म। देखिए, अगर जीतना ही होता तो हम सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज न उठाकर हम सांप्रदायिकता भड़काते, हम्म। जैसे कि भाजपा भड़का के सत्ता में आने की कोशिश करती है। हम्म। हमने कठिन रास्ता चुना है। हम्म। कर्नाटक में हम जीते हैं, हम्म। हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ पुनः जीतेंगे, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। पता नहीं, मैं अभी कमिट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ। कि मैं छत्तीसगढ़, देखिए मैं रहकर अभी आई हूँ, जी। और मैंने वहां पे जनता से, जो लोगों से बात करी है, जिस तरह का डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं, हम्म। मुझे यकीन है कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे, राजस्थान में हम दोबारा सत्ता में आएंगे। हम्म। तो बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो मेन मकसद था, हम्म। लोगों की सुनना, उनको अपनी नीतियों में उनके दुख दर्द को शामिल करना। हम्म।
आप जब उनके दुख दर्द महंगाई परेशानी दिक्कतों को अपनी नीतियों में शामिल करते हैं, तभी आप बेहतर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। वरना देखिए मणिपुर में भी तो भाजपा की सरकार है, आज हालात क्या है? जी, मुझको लगता है कि मैं पूरी की पूरी बात को राजनीति से परे और चुनावी राजनीति राजनीति से तो एकदम ही परे रखना चाहता था, लेकिन कुछ मैं बहक गया, कुछ मेरे सवालों का जवाब आपको देना पड़ा और हम चुनाव के बारे में चर्चा करने लगे। मेरा मकसद आज का है उसकी तरफ मैं फिर लौटना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस भारत जोड़ो यात्रा के आपके अगर और कुछ तजुर्बे हों तो आप उनके बारे में बतलाएं। मैं उसी उसी पर फोकस करना चाहता था। तो भारत जोड़ो यात्रा की और कोई चीजें आपको ऐसी याद पड़ रही हैं क्या, जिन्होंने आपको छू लिया हो, जो महत्वपूर्ण हो? देखिए, हम लोगों का जो जिस तरीके से हमारा जो जनता से कनेक्ट था, वो बहुत ही दिल छूने वाला था। रोज नए हम वो देखते थे। एक युवा ट्रैक्टर में सवार कांग्रेस का झंडा लेकर, जिस तरीके से वो और ये आम जनमानस था। हम बुलाते थे लोगों को, सुबह से लोग खड़े रहते थे, तो हम लोग के कहते थे कि आपको क्या यहाँ के प्रधान ने बुलाया है, आप क्यों आए हैं? तो लोग कहते थे कि हम देखने आए हैं नेता को अपने। तो हमने कहा कोई प्रधान लेकर आए हैं, किसी विधायक ने बस में भर के बुलाया है? तो कहा नहीं, हम पास के गांव से आए हैं, हम 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से चल के आए हैं। तो लोगों ने खुद ब खुद निकल के अपने घरों से जो है उस यात्रा में शामिल हुए। धूल के गुबार के बीच में राहुल गांधी जी का चलना, और जिस तरीके से लोग एक आशा की, जैसे एक आंधी में एक दिए को जलता हुआ उम्मीद के देखते हैं, हाँ। वैसे वो आंधी में एक दिए की तरह। मैं कांग्रेस की हूँ, हो सकता है कई बार मैं बहुत आलोचना भी करती हूँ अपनी पार्टी की, अगर मुझे लगता है कुछ गलत है, तो ये भक्ति नहीं है जिसे अगर कहा जाए। लेकिन वाकई राहुल गांधी जी एक उस नफरत के गुबार में एक दिए की तरह है, उम्मीद के, जिसको देख के लगता है कि ये हैं तो कुछ बुरा नहीं होने देंगे, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। वो हर कार्यकर्ता के साथ हैं, देश के हर साथी जितने लोग हैं। अगर राहुल गांधी जी को पता चलता है कि इसको ये तकलीफ है, तो ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो अपनी कोशिश में जो कर सके उसके लिए करें। राह चलते हुए वो लगातार नोट ले रहे थे लोगों से, मुसीबतें उनकी जो थी उनकी एप्लीकेशंस ले रहे थे। शाम को बैठ के उन एप्लीकेशंस को देखते थे, जो उन्हें लगता था कि जिसके ऊपर सही किया जा सकता है मुसीबतें, उनको सॉल्व करने की दिक्कतों को कोशिश करते थे। तो ये जो तमाम वो जो कनेक्ट था लोगों से। राजस्थान में मुझे एक पुलिस के सिपाही मिले, बहुत दूर तक हमारे साथ चलते रहे, तो कहने लगे कि आपने जो ओपीएस को लागू किया है वो बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैं अगर आज मैं चला भी जाऊं, कुछ रिटायर भी हो जाऊं, तो मुझे पता है मेरी फैमिली के लिए कोई है। तो फिर उसके बाद जब यात्रा खत्म होने लगी हमारी, शाम तक वो मेरे साथ चलते रहे, वर्दी में वो ड्यूटी पे थे उसके बावजूद। तो मेरे साथ कहने लगे कि मैम हम आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा अगर सरकार बदल गई तो तुम सस्पेंड हो सकते हो। तो कहने लगे कि मैं सस्पेंड भी हो जाऊं तो आप लोगों ने जो हमारे लिए किया है, राजस्थान सरकार ने जो हमारे लिए किया है, मैं उसके लिए इतनी छोटी कुर्बानी देने को तैयार। तो सदफ, मैं यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस ओल्ड पेंशन स्कीम की आप बात कर रही हैं, मनमोहन सरकार ने, जो आप ही की पार्टी की सरकार थी, वो सरकार इसके खिलाफ थी। मनमोहन सिंह इसके खिलाफ थे। उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे मोन्तेक सिंह अहलूवालिया। मोन्तेक सिंह अहलूवालिया ने पब्लिकली, सरकार के भीतर सरकार के बाहर पब्लिकली इसका विरोध किया था और कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम इस देश को डुबा देगी, इस देश को खत्म कर देगी। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम से जो फायदा पा रहे हैं वो लोग तो जरूर इसकी तारीफ करेंगे। मुझको सीधा फायदा किसी चीज से मिलेगा तो मैं भी उसकी तारीफ करूंगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कुल 3%, 2.5%,
4% सरकारी कर्मचारियों को और अधिक बेनिफिट देने के लिए आप बचे 97, 98, 96% लोगों का हक मार रहे हैं, क्योंकि पैसा तो गिना चुना है। तो ये मोन्तेक सिंह अहलूवालिया का कहना था, ये मनमोहन सिंह का कहना था, इन्होंने सबने इसका विरोध किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का। देखिए, देश जो है जैसे जैसे आर्थिक हालात से गुजरता है उसी हिसाब से उसकी नीतियां बदलती हैं। जिस दौर में इसका अपोज किया गया था वो दौर वो था कि जब हम लोग का साउथ एशियन रिसेशन बहुत बुरा चल रहा था। जब देश की इकोनॉमी को बचाना है तो आप इस तरह की नीतियों से बचते हैं, लेकिन जब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जिन्होंने देश से के लिए या राज्य के लिए इतना काम किया है उनको सेवानिवृत्त होने के बाद उनको सहारा दिया जा सके। तो इस तरह की चीजों को कांग्रेस की सरकारें जो है वो लगातार इसको कोशिश कर रही हैं कि ये ना करते हुए लोगों की आम जिंदगी को आसान कैसे बनाया जा सके। और भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद ही यही था कि लोगों की तकलीफें, उनकी स्ट्रगल्स को हम साझा कर सके। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में दो सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक सवाल यह है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये वहां नारा था प्रियंका गांधी की अगुवाई में, और वहां पर 40% कैंडिडेट्स लड़कियों को, महिलाओं को बनाया गया था। उसमें मैं भी एक थी। अच्छा, आप भी लड़ी थी चुनाव? अच्छा, मैं उतना ज्यादा आपके बारे में मैंने रिसर्च नहीं की। तो मैं ये जानना चाहता हूं, उसके बाद पंजाब का चुनाव हुआ, गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल का हुआ, कर्नाटक का हुआ, कई चुनाव उसके बाद हुए। लेकिन ये 40% की जो फिक्र है लड़कियों के लिए, और लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो मेरा ख्याल है पंजाब में भी लड़कियां कुछ एक होंगी, और हिमाचल में भी कुछ एक होंगी, और गुजरात और कर्नाटक में भी रही होंगी। कांग्रेस पार्टी ने दोबारा नाम भी नहीं लिया 40% का, 30% का, 25 या 20% कैंडिडेट का कोई नाम नहीं लिया। तो क्या ये 40% लड़कियां लड़ सकती हैं, ये नारा महज एक ऐसे राज्य के चुनाव को लेकर लगाया गया था जहां हार तय थी, जहां यह तय था कि 2-4 से ज्यादा सीटें आना किसी तरह से मुमकिन नहीं है, तो जब हमको हारना ही है तो यहां पर एक साख पालो लड़कियों को टिकट देने की? क्या ऐसा राजनीतिक फैसला था ये? देखिए, ऐसा है कि ये सोच तो बहुत ही मिसोजिनिस्ट ही हो सकती है कि ये कहा जाए कि लड़कियां अगर हार रही हैं या चुनाव हम हार रहे हैं तो लड़कियों को टिकट दे दें। जिस तरीके से यहाँ की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी जी थी, यहाँ पे जो चुनाव लड़ा गया उनके नेतृत्व में, उनके द्वारा तयशुदा नीतियों के हिसाब से लड़ा गया। और जिस तरीके से यहाँ पे महिला उत्पीड़न था जिसकी मैं भी शिकार हूँ, तमाम ऐसी महिलाएं थी जो लगातार प्रियंका जी से मिल रही थी, बात कर रही थी, और जिस तरह से उन्होंने अपनी परेशानियों को साझा किया था, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया, उसमें से एक रेप पीड़िता की माँ थी, एक मैं थी, और तमाम ऐसी महिलाएं थी, आशा बहुएं थी जिनका हाथ तोड़ दिया गया था। ऐसी एक महिला थी जिसकी लखीमपुर में उसका चीरहरण कर दिया गया था। ऐसी महिलाओं को टिकट दिया गया एक एक ऐसे समाज में जहां पे महिलाओं को ये माना जा सकता है कि रात के अंधेरे में बलात्कार की हुई महिला को न्याय देने के बजाय उसके परिवार को नजरबंद करके उसको ऊपर पेट्रोल डाल के रात के अंधेरे में उसको मय कपड़ों के जलाया जा सके प्रशासन द्वारा, ये उस राज्य की बात है। और वहां पे प्रियंका गांधी जी का ये कहना कि 40% में महिलाओं को टिकट दूंगी, उन तमाम आवाजों को मजबूत करूंगी जिनको दबाया जा रहा है, जिनके मुंह पे लिटरली जो है प्रशासन अपना जूता रख के खड़ा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को सशक्त किया, ये कोई मतलब ये
ओवरनाइट चेंज होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज है जो ये बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। और ये छत्तीसगढ़ में बलात्कार होता है, हम्म। हम अपने मुख्यमंत्री को टैग करके कह देते हैं कि इसका तुरंत कार्रवाई की जाए। आप अगर याद करें, कोरोना काल में एक बच्चा अपने दादा की दवा लेने के लिए निकला और उस बच्चे को डीएम ने थप्पड़ मार के फोन तोड़ दिया। हम हम्म। सबने भूपेश बघेल जी को टैग करके कहा कि ये गलत हुआ है। हम्म। भूपेश बघेल जी ने फौरन आया त्वरित हो। बुला बच्चे को नया मोबाइल फोन दिया और माफी मंगवाई। हम्म। अगर आप याद करें तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्मृति ईरानी कह दे कि हाथरस में बलात्कार कैसे हो गया, योगी आदित्यनाथ तुम कहां थे और सो क्यों रहे थे? हम्म। इसको सशक्तिकरण कहते हैं हम्म। कि आज हम अपने मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं बिना इस डर के कि हमारे ऊपर कहीं कोई गाज गिरेगी। देखिए, ये भी मैं आपके सशक्तिकरण के किसी भी पैरामीटर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं साथ साथ 40% का जो पैरामीटर यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी ने खुद होकर लागू किया था, उनसे किसी ने कहा नहीं था कि आप 40% टिकटें दो। ये उनका खुद का फैसला था। तो मैं केवल एक बात को लेकर परेशान होता हूं कि कांग्रेस यूपी की रीजनल पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी की तरह। कांग्रेस बसपा की तरह भी नहीं है जो एक दो राज्यों तक सीमित है या खत्म हो चुकी है। मुझको लगता है कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, जेंडर एक नेशनल इशू है, और एक नेशनल पार्टी को एक नेशनल इशू के ऊपर एक नेशनल स्टैंड रखना चाहिए, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं इस उम्मीद के साथ इस बारे में चर्चा छेड़ रहा था कि 40% टिकटें आप बाकी राज्यों में क्यों नहीं देते? क्या बाकी राज्यों में लड़कियां लड़ने लायक नहीं है? और 40% टिकटें देने से आपको उसके बाद कोई नहीं रोकता कि आप संगठन में भी महत्व दीजिए, 50%, 40%, 30%, जितना आपको देना है। मैं तो कुल मिलाकर, मैं उठा तो के देख अगर आप आंकड़े उठा के देखें तो विधानसभा में हमारी कई विधायिकाएं जीत के गई हैं, हम्म। बिना टिकट मिले तो नहीं जीती हैं। हम्म। अगर आप राज्यसभा में देखें, चाहे वो ज्योतिमणि हो, चाहे फूलो देवी हो, या ऐसी तमाम महिलाएं हैं, रजनी पाटिल जी हैं जो जीत के गई हैं, जिनको भेजा गया है। हम्म। तो लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर ही कांग्रेस काम कर रही है, उनको हर तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, टिकटें भी दी गई हैं। हम्म। हो सकता है कि 40% अनाउंस करके नहीं दी जा रही हो, लेकिन टिकट तो मिली है, नहीं मिले होते तो जीतती कैसे? मेरे मेरे पास अभी आंकड़े तुरंत तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग कभी फेसबुक पर या कहीं पर इस बारे में चर्चा करेंगे कि जी बिल्कुल। कांग्रेस ने कितने फीसदी महिलाओं को टिकटें दी है। आपको देखना दिलचस्प होगा जब आप उसको यूपी के चुनाव से कंपेयर करके देखेंगी तो। जी खैर, बिल्कुल। आपसे बातचीत बड़ी दिलचस्प रही, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा दिलचस्प रही। हम कुछ मुद्दों को लेकर फिर बात करेंगे। आपने इतना समय मेरे लिए बड़े शॉर्ट नोटिस पे निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगली बार कांग्रेस अधिवेशन में या अपने परिवार के बीच आप छत्तीसगढ़ आएंगी तो हम लोगों की मुलाकात होगी। बिल्कुल। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।